नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत-बहुत धन्यवाद शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। अगले कुछ मिनट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर एक विशेष तोहफ़ा देने की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के हलकों में यह खबर तेजी से फैल रही है कि इस बार राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो तोहफ़ा देंगे, मोदी साहब उसको कभी भूल नहीं पाएँगे। वैसे आम तौर पर जन्मदिन की बधाई तो नेताओं के बीच में एक-दूसरे को दी ही जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जब अपने विचारधारा के नेताओं को याद करते हैं या जिनसे चुनावी लाभ हासिल होना होता है, जैसे आप कर्पूरी ठाकुर साहब का ज़िक्र कर लीजिए, उनको जब श्रद्धांजलि देते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को जब श्रद्धांजलि देते हैं, चौधरी चरण सिंह को जब श्रद्धांजलि देते हैं, तो जिन नेताओं से भी उनको फ़ायदा होना होता है, जिनकी विरासत से उनको किस तरह से श्रद्धांजलि देते हैं और एक लाइन में रस्मी औपचारिकता निभा देते हैं सोशल मीडिया पर जब वो जवाहरलाल नेहरू की जयंती के दिन या उनकी पुण्यतिथि के दिन उनको याद करते हैं। या फिर वो इंदिरा गांधी को उनके जयंती या उनके पुण्यतिथि के दिन याद करते हैं। विपक्ष में भी उसी तरह का एक चूंकि माहौल आपने ऐसा बना दिया है 2024 में राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट करके जन्मदिन की बधाई दी थी। हैप्पी बर्थडे पीएम नरेंद्र मोदी जी, विशिंग यू ए लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। लेकिन गंगा में पानी बहुत ज्यादा बह गया है और जो वो पानी बहुत ज्यादा बह गया है तो इस बार जन्मदिन पर क्या खास तोहफा देने की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। माफ कीजिएगा शिव जी, दुनिया के जी, सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, वो तो गोदी मीडिया का बस नहीं चलता, नहीं तो ब्रह्मांड का सबसे लोकप्रिय नेता बता दे, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी उनको ऊपर रख दे, तो ब्रह्मांड के सबसे लोकप्रिय नेता को जन्मदिन की विशेष बधाई देने की तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं। अपनी इस स्टोरी में हम दर्शकों को एक-एक करके बताएंगे। जी शिव जी। बड़ी हैरान कर देने वाली ये खबर है। कुछ लोगों के गले नहीं उतरेगी। क्या देंगे राहुल गांधी बधाई? क्या ऐसा प्रस्तुत कर देंगे जो प्रधानमंत्री को सोचने को मजबूर हो जाएंगे? क्या यादगार बनेगा? अब 17 तारीख तक ये ऊहापोह बना रहेगा। कई भाजपाई परेशान रहेंगे। कई लोग परेशान रहेंगे। मीडिया में खबरें चलेंगी। कोई कुर्सी गिरा देगा, कोई कुर्सी उठा देगा। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी ऐसा क्या तोहफा देने वाले हैं, क्या करेंगे जो मोदी जी का जन्मदिन यादगार बन जाए? भारतीय जनता पार्टी ने उनके जन्मदिन को लेकर एक पखवाड़ा बनाया है कि 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक लगातार 15 दिन प्रत्येक जिले पे प्रत्येक जहां-जहां उनके अपने संगठन के नेता हैं, वहां सब जगह पखवाड़ा मनाया जाएगा। और ये तब घोषित हो गई थी जब वो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने ये कहा था कि 75 वर्ष के होने पर चार्ज छोड़ देना चाहिए और लोगों के लिए भी रास्ता खोल देना चाहिए। जैसे ही इन्होंने इधर ये पखवाड़ा घोषित किया, उधर आरएसएस प्रमुख अपनी बात से पलट गए और इस बात पर आ गए कि 75 पर ना हम इस्तीफा देंगे, ना नरेंद्र मोदी जी देंगे। लेकिन फिर भी नितिन गडकरी की छवि धूमिल करना, कौन है वो लोग? क्यों की जा रही है? सवाल तो बार-बार मीडिया में बने हुए हैं, कुर्सी बदली जाए ना बदली जाए। मैं इतना तय मानता हूं, सत्ता कब बदल जाए? जो लोग कहते हैं कि ये जिले में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हमें कप्तान के पद से हटा दे, जिलाधिकारी के पद से हटा दे। 10 मिनट बाद पता लगता है, एक मैसेज आता है कि फला जिलाधिकारी राजस्व विभाग में अटैच कर दिए गए। ऐसे ही पता नहीं लगता है, शाम को सोते हैं बहुत अच्छे मूड में, पता लगता है कि फला राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। हमने सोचा भी नहीं था कि पड़ोसी राज्य नेपाल में ये पोजीशन हो जाएगी। हमने सोचा भी नहीं था कि बांग्लादेश की चुनी हुई राष्ट्रपति अपना रहने का आशियाना ठिकाना खोजती फिरेंगी। हमने सोचा भी नहीं था कि ओली साहब हेलीकॉप्टर ढूंढते घूमेंगे, कैसे निकला जाए। बहुत सारी बातें हमने नहीं सोचा था कि ट्रंप क्या भारत को इतना परेशान करेंगे। हमने नहीं सोचा था रसिया से रिश्ते क्या होंगे। हमने ये भी नहीं सोचा था कि चाइना के साथ हमारे क्या रिश्ते हो जाएंगे। तब जब कल परसों उसने पाकिस्तान से कहा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और भारत के साथ किसी ने नहीं कहा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब प्रधानमंत्री का जन्मदिन है 17 सितंबर का। बड़ा जोश है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में।
लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि 75 वर्ष के मामले में कई लोगों को बेदखल करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाते वक्त क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता अंदर से स्वाभिमान जागाएंगे अपना? अंदर से ये महसूस कर पाएंगे कि मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, जो कहता हूं वो करता हूं और जो बोलता हूं उस पर अडिग रहता हूं? क्या बोल पाएंगे 17 सितंबर के बाद? लेकिन पहले संतोष पाठक जी की बात समझ लें कि आखिर क्या है राहुल गांधी का प्लान। उस प्लान में कब मचेगा घमासान और उस प्लान से कितना परेशान होगा हिंदुस्तान। अंधभक्तों का वो ग्रुप व्हाट्सएप इंडस्ट्री का सोना बंद कर देगा। कई लोग दवा खाकर सोएंगे। कल तो हद हो गई जब समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता छोड़ दीजिए शिव जी, क्या छोड़ बताएं, दीजिए। दर्शक दर्शक समझ गए उनको। क्या बताएं, कुछ दर्शक कहने समझ लायक गए बचा उनको। कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए और उन संपादक महोदय को सोचना चाहिए कि वो उनको क्या करना है, नहीं। क्या नहीं करना है। मैं यहाँ इस बात से संतोष पाठक जी आपकी बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उन्हें निकाला क्यों नहीं। बिल्कुल। और अब आगे आते हैं। आपने नेपाल का जिक्र किया, मैं अपने दर्शकों से कहूंगा, नेपाल का हमने पहले वीडियो बनाया था, कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं था। अगर 100 कमेंट आ जाते हैं इस वीडियो पे, अगर दर्शक हमें कहे कि नेपाल का बनाइए, तो नेपाल की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे पास है कि कैसे वहां के युवाओं को धोखा देने का एक प्लान तैयार किया गया। जी हाँ, वहां के युवाओं को धोखा देने का एक प्लान तैयार किया गया। अगर 100 दर्शक कमेंट करके कहेंगे कि वो नेपाल पर स्टोरी चाहते हैं, तो मैं जरूर, हम लोग आएंगे और इस पर स्टोरी करेंगे। लेकिन अब आते हैं नरेंद्र मोदी का जन्म। 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी साहब 17 सितंबर 2025 को 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं। इसी 75 वर्ष की आयु का बहाना लेते हुए उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, आनंदीबेन पटेल, संतोष गंगवार जैसे नेताओं को घर बिठा दिया, कलराज मिश्र जैसे नेताओं को घर बिठा दिया। कायदे से उनको भी सक्रिय राजनीति से रिटायर होकर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या कहीं राज्यपाल बन के चले जाना चाहिए। अब उनको ये सोचना है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी सिंगल पॉइंट एजेंडे पे लगे और राहुल गांधी अपने उस सिंगल पॉइंट एजेंडे को कैसे लागू करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा मैं बता दूं कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी हर साल की तरह सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है। अस्पतालों में सेवा की जाएगी जाकर, लोगों की सेवा की जाएगी जाकर। मैं अब देश की जनता से एक अपील करूंगा। इंश्योरेंस कंपनियों ने कैशलेस इलाज की सुविधा बंद कर दी। यानी आप मेडिकल इंश्योरेंस करवा लीजिए, लेकिन जब अस्पताल में जाएंगे, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने, तो वो कहेगा भैया बिल भर दो, बाद में अपनी कंपनी से पैसा लेते रहना। मतलब पैसा पहले आपको देना पड़ेगा। तो फिर उस इंश्योरेंस का क्या फायदा है? तो जब ये भाजपाई आए आपके पास ना 17 सितंबर को, 2 केले लेकर, 4 सेब लेके, कुछ फल लेकर, अलग अलग तरह की सेवा करते हुए नजर आए, या आपको भेजे कि भैया वहां सेवा शिविर लगा रहे हैं, ब्लड डोनेट करने के लिए आ जाइए, रक्तदान करने के लिए आ जाइए, या आपके मंदिर के आसपास नई नई झाड़ू खरीद के आ जाए सेवा करने के लिए, उनसे पूछेगा भैया ये जो सरकारी स्कूल की टेबल बेंच पंखे कब ठीक करवाओ, ये प्राइवेट स्कूलों की फीस कब कम करवाओ, ये जो इंश्योरेंस कंपनियां लूट रही है। कल ही मैंने अपना मोबाइल रिचार्ज करवाया, ऑनलाइन ऑनलाइन कहते हैं, उस पर भी एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये लूट कब बंद करोगे? हम खुद ही प्रधानमंत्री जी को हैप्पी बर्थडे कह देंगे पोस्ट कार्ड पे लिख के, करोड़ों पोस्ट कार्ड भेज देंगे, लेकिन ये लूट मार तो बंद करवाओ। आप पोस्टल ऑफिस में चले जाइए स्पीड पोस्ट से भेजने के लिए, उस पर भी जीएसटी। ये तमाम चीजें हैं जो सवाल देश की जनता को पूछने चाहिए कि सेवा पखवाड़ा के नाम पर ये नौटंकी बनाना करना बंद कर दो। सीधे सीधे सवालों का जवाब दो, महंगाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। खैर ये देश की जनता का काम है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब से चुनावी राजनीति में आए हैं शिव जी, आप उनको लेकर किसी भी तरह की आलोचना कर लीजिए, आप गोधरा को लेकर उनकी आलोचना कर लीजिए, आप गुजरात की कानून व्यवस्था और विकास को लेकर उनकी आलोचना कर लीजिए, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वो चीन के दौरे पर ज्यादा क्यों जाया करते थे, ये सवाल आप उठा लीजिए। आप ये भी सवाल उठा लीजिए कि गुजरात के दौरे पर जब विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जाते थे, तो वो टेंट लगा के पीछे की कॉलोनियों की गंदगी को क्यों छुपाया जाता था। आप ये भी सवाल कर लीजिए कि विकास के नए नए दावे करने वाले गुजरात में बच्चे नदी तैर करके स्कूल में पढ़ने क्यों जाते हैं। ये तमाम सवाल आप कर लीजिए। देश की राजनीति में आने के बाद भी आप तमाम सवाल कर लीजिए, अडानी साहब के साथ इतना लगाव क्यों है,
क्यों देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, ये तमाम तरह की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी साहब पर एक बात के लिए किसी ने उँगली नहीं उठाई। कुछ महीने पहले उसकी शुरुआत हो गई। वो क्या था? उनकी चुनावी जीत पर। गुजरात गए मुख्यमंत्री के तौर पे, विधानसभा का चुनाव लड़े, विधायक बने। लगातार वो विधायक बनते रहे। जब केंद्र की राजनीति में आए, 2014 में चुनाव जीते, 2019 में चुनाव जीते, 2024 में चुनाव जीते। आप उनकी सरकार की नीतियों की भले आलोचना करते रहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी कभी उनकी जीत पर सवाल नहीं उठाया। इस बार नरेंद्र मोदी साहब की जीत पर सवाल उठने जा रहा है। नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी साहब सांसद कैसे बने, अब इस बात पर सवाल उठने जा रहा है। और ये उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति लगातार 24 साल तक संवैधानिक पद पर राज्य में रहे, तो राज्य के सर्वोच्च पद यानी मुख्यमंत्री में रहे, कार्यपालिका का जो सर्वोच्च पद होता है, केंद्र में आए तो केंद्र के सर्वोच्च पद पर रहे, प्रधानमंत्री रहे जब से। अब उनके सांसद ही बनने पर सवाल उठने लग गया है। और सूत्र ये बता रहे हैं शिव जी कि राहुल गांधी ने जो बम फोड़ा था ना, एटम बम जिसको कहा था उन्होंने, कर्नाटक की एक लोकसभा का, उसकी महादेवपुरा विधानसभा का, अब राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने का जो दावा कर चुके हैं, वो हाइड्रोजन बम वाराणसी संसदीय क्षेत्र का हो सकता है, जहां राहुल गांधी तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ ये बताएंगे कि वहां से नरेंद्र मोदी की सांसद के तौर पर हुई जीत ये एक गड़बड़ का परिणाम है। और अगर राहुल गांधी ने आंकड़ों और तथ्यों के साथ नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव जीतने पर सवाल उठा दिया, तो फिर आप मानकर चलिए कि नरेंद्र मोदी मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह पाएंगे। तो एक बड़ी तैयारी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की जो टीम है, वो 17 सितंबर जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मना रहे होंगे, जिस दिन प्रधानमंत्री कार्यालय ये बता रहा होगा कि दुनिया के इतने देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने जन्मदिन की बधाई दे दी है, जिस दिन प्रधानमंत्री साहब गदगद नजर आ रहे होंगे, तमाम लोग उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए नजर आएंगे, उस दिन राहुल गांधी भी ट्वीट करके बधाई देंगे जन्मदिन की, लेकिन उसके साथ वो तोहफा देंगे उनके वाराणसी संसदीय क्षेत्र के वोटों का आंकड़ा, और ये बताएंगे कि नरेंद्र मोदी साहब को जो जीत मिली थी, नरेंद्र मोदी साहब को जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत मिली थी, सिर्फ 1,52,513 वोट से, यानी 1.5 लाख से। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता को उनके अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता ने सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जिताया था। और अगर राहुल गांधी ये स्पष्ट कर देते हैं आंकड़ों के साथ कि ये 1.5 लाख वोट जो बढ़ाए गए थे, वो गड़बड़ तरीके से बढ़ाए गए थे, जैसे कर्नाटक के जो लोकसभा सीट थी उसकी महादेवपुरा विधानसभा पे बढ़ाए गए थे, तो नरेंद्र मोदी साहब का जो नैतिक आभा मंडल है प्रधानमंत्री बने रहने का, वो खत्म हो जाएगा। जब सांसदी का चुनाव आप गड़बड़ी करके जीते हैं, तो क्या आपको प्रधानमंत्री बने रहने का नैतिक हक रहेगा? और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे पास भी है, जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ेगी, उन तथ्यों को दर्शकों के साथ हम सामने रखेंगे शिव जी। देश के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके थे 2024 तक। वो जून का महीना था, मतगणना का दौर था। शुरू हुई तो पहले ही दौर में वो पिछड़ चुके थे। दूसरे दौर में भी पिछड़ चुके थे। तीसरे दौर में भी पिछड़ चुके थे। चौथे दौर में भी पिछड़ चुके थे। 5वें में भी पिछड़ चुके थे। छठे में भी पिछड़ चुके थे और एकाएक मतगणना रोक दी गई। ये सबने देखा। इसमें कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूं, इसमें मैं कुछ अपनी जोड़ नहीं रहा हूं, ये सार्वजनिक है। और उसके बाद 1.5 से 2 घंटे तक मतगणना का कोई रुझान, परिणाम किसी को नहीं मिला। और उसके बाद एकाएक परिणाम आता है कि प्रधानमंत्री जी 10वें या 12वें राउंड की अपडेटिंग आती है, प्रधानमंत्री जी इतने मतों से आगे चल रहे हैं। क्या वो खेल था? क्या वो रहस्य था? इन रहस्यों पर कई मीडिया वालों की तो सांसें रुक गई थी। ठीक नहीं गई थी, रुक गई थी कि आखिर प्रधानमंत्री जी हार गए तो क्या होगा? लेकिन यहाँ सब अपवाद था। जब धामी जी उत्तराखंड में हार गए, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में हार गए, उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो हारना जीतना तो यह माने रखता ही नहीं है। यहाँ ये माने रखता है कि किसको बनना है और किसे बनाना है। चुनाव का जो आंकड़ा लाएंगे, वोटिंग का आंकड़ा लाएंगे, वो उसी दिन क्यों दिया जा रहा है 17 सितंबर को? भाई जन्मदिन तो मना लेने दो। राहुल गांधी से ये मैं भी अपील करता हूं,
अपनी ओर से करता हूं, संतोष पाठक जी की ओर से कह रहा हूं कि जन्मदिन में खलल मत डालिए। अब राजनीतिक दलों की शुचिता, मानवीयता, ये तो सब खत्म हो गई। वो मैंने कल देख लिया। पहले तो जो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की मां के साथ जो मोदी जी का एक वीडियो वायरल कराया सोशल मीडिया पर, वो भी घटिया हरकत थी। वो इस दुनिया में नहीं है और उनको लेकर कोई इमेज और वीडियो अगर कोई जारी करता है तो वो नैतिकता ही नहीं, ऊपर वाले को जवाब देने के काबिल भी नहीं बचता है। किसी की मरी हुई मां को राजनीति में घसीटना नहीं चाहिए। वो क्या कर रहा है वो उस पर छोड़ दीजिए। ऐसा मेरा अपना आकलन है। हो सकता है सबका अलग अलग हो। जिस व्यक्ति ने अपनी मां को चुनाव में प्रयोग मरी हुई मां को कर रहा है, उसने जब नहीं सोचा तो कम से कम आप तो सोचिए। अब बात आती है उसके बाद राहुल का, और राहुल की मां सोनिया के साथ जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें नैतिकता खत्म हो गई, अश्लीलता आ गई, सब कुछ स्वाहा था। एक माँ बेटे के साथ इस तरीके का वीडियो प्रस्तुत करने का मतलब था कि भारत में अब रिश्ते तार-तार हो रहे हैं। भारत में रिश्तों का महत्व खत्म हो चुका है। भारत में शर्म रिश्तों की आनी चाहिए शिव जी, पहचान शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए पहचान ऐसे लोगों को कि या आप राहुल भारत और और सोनिया। भारतीयता की बात करते हैं। और उससे भी बड़ी बात शिव जी, गिरिराज सिंह ने जो बोला देश के मुसलमानों को लेकर और भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर जो एक दर्शक ने एक सवाल पूछा राज्यसभा के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा से, उन्होंने क्या जवाब दिया? जवाब ही नहीं है, क्या देंगे क्या? ठीक है, जवाब हो तो हँसी के साथ आप जवाब देते हैं, हँसी के साथ आप जवाब देते हैं। और बाकायदा मैंने शिव जी सोशल मीडिया पर लिखा भी, राकेश सिन्हा साहब बेगूसराय से लोकसभा का टिकट चाहते हैं। बेगूसराय से सांसद कौन है? गिरिराज सिंह। तो मैंने बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखा कि राकेश सिन्हा जी ने ये बोल के अपनी काबिलियत साबित कर दी है। किसके सामने? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने, जब उन्होंने कहा, सीधे-सीधे कहा कि भाई हमने तो जो है वो खून और पानी की बात कही थी, क्रिकेट की बात नहीं की थी। तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो गिरिराज सिंह से बड़े वाले हैं और अब उनको गिरिराज सिंह के लोकसभा सीट यानी बेगूसराय से लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए। अपनी योग्यता उन्होंने साबित कर दी। ये मैंने भी सोशल मीडिया पर लिखा, बाकायदा दोनों को टैग करके लिखा। लेकिन नहीं। इससे भी बड़ा जो मुद्दा है, आप आंकड़ों और तथ्यों के साथ देखिए। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में है और प्रधानमंत्री ने क्या हालत बना दी है मणिपुर की। आप कहते हो शांति स्थापित की। एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री को मैतई एरिया में यानी इम्फाल में करना पड़ रहा है। एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुकी एरिया यानी चूरा चांदपुर में करना पड़ रहा है। यही तो हम कह रहे थे कि आपने मणिपुर जैसे भौगोलिक रूप से एक छोटे राज्य को, छोटे क्षेत्रफल के राज्य को दो भागों में बांट दिया कि कुकी मैतई वाले में नहीं जा सकते, मैतई कुकी के इलाके में नहीं जा सकते। और हालत इतनी खराब हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक कार्यक्रम कुकी वाले इलाके में करना पड़ रहा है, एक कार्यक्रम मैतई वाले इलाके में करना पड़ रहा है। इससे बड़ी सफलता का कोई परिणाम है क्या? आपने एक बिल्कुल। राज्य की हालत कर दी है। नेता कौन होता है? जो दोनों पक्षों को बुलाता, बीच में कहीं कार्यक्रम करता और कहता कि नहीं कोई कुकी एरिया नहीं है, कोई मैतई एरिया नहीं है, ये पूरा का पूरा मणिपुर है। आप सब भारतीय हो, आप सब मणिपुर के निवासी हो और मैं प्रधानमंत्री के तौर पर आपको बताने आया हूं कि यहाँ जातियों के आधार पर इलाके की घेरेबंदी नहीं की जाएगी। ये सब भारत का हिस्सा है, ये सब मणिपुर का हिस्सा है और आप सब मिलजुल कर रहिए। लेकिन हिंदू मुसलमान करते करते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुकी और मैतई जनजाति को भी बांट दिया है और गर्व से कह रहे हैं कि देखो प्रधानमंत्री सबको एक ही नजर से देखते हैं। अरे भाई साहब, एक ही नजर से देखते तो क्या अलग अलग इलाकों में जाओगे क्या? कल को आप ब्राह्मण टोला अलग कर दोगे, कल को आप क्षत्रिय टोला अलग कर दोगे क्या? इस तरह की राजनीति करोगे क्या? और इनकी जीत पर भी सवाल देख लीजिए। 2014 का माहौल, 2014 के माहौल में अगर मैं आपको बताऊं शिव जी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से उसको कवर किया, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल में बड़ा नेता कौन था? आंदोलन की कोख से पैदा हुए थे अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लड़ रहे थे लोकसभा का चुनाव अरविंद केजरीवाल। पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के प्रतीक बन गए थे अरविंद केजरीवाल। अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन भी उनके साथ था और तब उस अरविंद केजरीवाल को हराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 3,71,784 वोटों से जीत हासिल की थी, लगभग 3.25 लाख वोटों से। फिर 5 साल प्रधानमंत्री रहे। एंटी इनकम्बेंसी अपना होता है, निश्चित तौर पर होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो कोई भी हो।
ये बात आप मान के चल लीजिए कि स्थानीय स्तर पर तमाम मतदाताओं को संतुष्ट कर पाना उतना आसान नहीं होता है। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव फिर वो वाराणसी से लड़ते हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी में उनकी जीत का जो अंतर होता है वो 4,79,000 से जीतते हैं लगभग, यानी 14 में 4.25 लाख वोट से और 19 में 4.25 लाख वोट से। उसके बाद 2 बार प्रधानमंत्री रहते हैं, 2024 में फिर तीसरी बार उतरते हैं। अब की बार 400 का नारा देगा। लेकिन विश्व में तो पोजीशन बढ़ गई इस बार, बनारस में ही तो घटी है, विश्व में तो बढ़ गई। बिल्कुल। तो 2024 में फिर उतरते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हुए, मंगलसूत्र की बात करते हुए, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हुए बाबा की नगरी से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। आपने राउंड बता दिए दर्शकों को कि कितने राउंड तक वो पीछे चल रहे थे और फिर जो फाइनल नतीजा आता है, जरा गौर से सुनिएगा, जो फाइनल नतीजा आता है मैं फिर से दोहरा देता हूं, 1,52,513। अब जरा कंपेयर कीजिए, पहला चुनाव 2014 4.25 लाख वोटों के लगभग से जीते, दूसरा चुनाव 2019 5.25 लाख वोटों के अंतर से जीते, तीसरा चुनाव 2024 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीते और वो भी तब जब शुरुआती 6-7 राउंड में वो पीछे चल रहे थे। अभी अजय राय साहब ने एक वो किया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए, उनको जो है वो वाराणसी का सांसद घोषित कर दिया उन्होंने। हालांकि यूट्यूब की भी अपनी गाइडलाइंस होती है, हमने वो वीडियो किया था, उस पर चेतावनी दे दी गई। लेकिन ये सवाल तो है, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता अपने संसदीय क्षेत्र में जीत की जो बढ़त थी 4.25 लाख से जीतने वाले नेता 1.5 लाख की जीत पर आ जाते हैं और उस 1.5 लाख में भी कई तरह के सवाल उठते रहते हैं कि कितने नए मतदाता वहां जोड़े गए, कौन कौन सी विधानसभा में कितने नए मतदाता जोड़े गए, कौन कौन सी विधानसभा में कितने पुराने मतदाताओं का नाम काटा गया। 2014 में तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं, 14 दिन करीब वाराणसी में था, एक एक चीज मैंने देखी, जिला प्रशासन के कामकाज के तौर तरीके। अखिलेश यादव वाराणसी में रैली करने गए थे, शिवजी मैं बताऊं, वाराणसी में रैली करने गए, सरकार उन्हीं की थी ना, मुख्यमंत्री वही थे, चुनाव आचार संहिता लगी थी। रैली करने के बाद जब वो हेलीपैड की तरफ बढ़े तो पूरा का पूरा हुजूम उनके हेलीपैड की तरफ आ गया। पायलट ने उड़ाने से मना कर दिया, अगर उस समय आप फ्लाइट उड़ाते तो न जाने कितने लोग घायल हो जाते। हालत ये हो गई कि अखिलेश यादव को पुलिस के आला अधिकारियों को बुलाना पड़ा कि ये क्या कर रहे हैं, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। मुझे दूसरी जगह जाना है, क्या हेलीपैड पे, किसी भी नेता के हेलीपैड पे क्या इस तरह की भीड़ घुसने देते हैं आप लोग? अफसर ने कहा नहीं सर, ये तो कह रहा फिर यहां कैसे घुस गया। याद रखिए, चुनाव के बाद भी मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। तब जाके अफसर थोड़े से हैरान परेशान हुए, भीड़ किसी तरह से हटाई गई। तो जो तत्कालीन मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था से अधिकारी इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकते हैं, वो उस वाराणसी संसदीय क्षेत्र में क्या निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे होंगे? बिल्कुल 14 की भी जांच करवाई लेनी चाहिए। अगर राहुल गांधी 24 का डाटा तैयार कर रहे हैं, मैं अखिलेश यादव से कहूंगा भाई साहब थोड़ा सा पीछे चले जाइए। 2014 में जो आपने जिलाधिकारी नियुक्त किए थे, जो आपने कप्तान साहब नियुक्त किए थे, जो आपने आईजी डीआईजी साहब नियुक्त किए थे और जिसको आपने हेलीपैड पे बुला के फटकार लगाई थी जिस अधिकारी, जरा उन सबका बैकग्राउंड एक बार चेक करवा लीजिएगा और तमाम मतदाता लिस्ट चेक करवा लीजिएगा। बहुत विस्फोटक जानकारियां आपको मिलेंगी। लेकिन अब राहुल गांधी ने, अब तो अखिलेश यादव इतनी जल्दी नहीं कर सकते, लेकिन 2-3 महीने की तैयारी करें, उनके पास भी बहुत सारे तथ्य और सबूत आ जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी तो 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा यादगार तोहफा देने जा रहे हैं। और अगर ये हमारी खबर, ज्यादातर हमारी खबरों पे मुहर लग जाती है, अगर ये खबर सही है और 17 सितंबर को वाकई वो वाराणसी संसदीय क्षेत्र का एक खुलासा करेंगे, तो फिर इस जन्मदिन को, अपने 75वें जन्मदिन को, मोहन भागवत साहब तो उनके जन्मदिन को यादगार नहीं बना पाए। अगर विदाई कर देते तो वो जन्मदिन उनके लिए यादगार बन जाता। भागवत साहब तो खुद पीछे हट गए क्योंकि वो भी 11 तारीख को 75 वर्ष के हो गए। लेकिन विपक्ष के नेता होने के नाते, शैडो प्रधानमंत्री होने के नाते राहुल गांधी की तैयारी पूरी है कि भाई साहब नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को इस बार यादगार बनाकर छोड़ेंगे, कि मोदी साहब खुद याद रखेंगे, भाजपाई याद रखेंगे। बहुत भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बेताबी से और बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। और क्यों इंतजार कर रहे हैं? आपने शुरुआत में प्रवक्ता का जिक्र किया, हमने कोई नाम, कोई घटना का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन 2 चीजें बताऊंगा। इस बीच में 1-2 एंकरों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया बीजेपी के प्रवक्ताओं से। आमतौर पर पत्रकारिता का धर्म सरकार से सवाल पूछना होता है।
अब जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो आए बाएं साय करने लग गए। क्यों? क्योंकि उनको आदत नहीं, उनको अब सहयोग स्टाफ चाहिए। एक तो खुद वो प्रवक्ता, दूसरे एक राजनीतिक विचारक सहयोगी चाहिए और तीसरे एंकर सहयोगी चाहिए। तो जैसे ही एंकरों ने सवाल पूछना बंद कर दिया, पूछना शुरू कर दिया, तो वो घबराने लगे। मैंने कल इसको सोशल मीडिया पर मैं लिखा। इसका उदाहरण दे देता हूँ, बहुत प्रत्यक्ष, हर आदमी बहुत आसानी से समझ जाएगा। कई जगह जीव विज्ञान में एक उदाहरण दिया जाता है कि मानव के पूंछ पाई जाती थी, और ये मैं नहीं कहता हूं, ये लिखी हुई बात। क्योंकि मानव अपनी पूंछ का प्रयोग कर नहीं पाया, मानव के हाथ होते हैं तो कहीं खुजलाना है तो हाथ काम करेगा, कहीं कुछ करना है। जानवर के जो पूंछ होती है तो वो उसके चारों पांव जमीन पर होते हैं, तो पूंछ से अपनी मक्खी उड़ाना, हमारे हाथ है। तो मानव की पूंछ विलुप्त हो गई क्योंकि उसका प्रयोग कोई नहीं था, वो निष्प्रयोज्य थी। यही हाल अब प्रवक्ताओं का होने वाला है। पिछले 11 वर्ष से एंकर उनके समर्थन में खड़ा था, अब उनकी जवाब सुनने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, जवाब देने की कैपेसिटी खत्म हो, सुनने और देने की दोनों की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। क्योंकि जैसे ही विपक्ष का प्रवक्ता एंकर और उसका जवाब देना चाहता है प्रवक्ता का, तब तक एंकर दाना पानी लेके चढ़ बैठता है प्रवक्ता पे कि आगे मत बोलना। और मुश्किल से मैं देख रहा हूं, अगर वाचिंग करेंगे आप ढंग से चैनलों की, तो कांग्रेस, सपा, बसपा या आरजेडी या फिर टीएमसी के प्रवक्ता को मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट मिलता है पूरे 30 मिनट के शो में, और वो भी अगर उसने कुछ चिड़चिड़ानी बात बोल दी तो वो 30 सेकंड में ही निपट जाता है। फिर वो चिल्लाता भले रहे, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो जो सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं वो उसी पूंछ की तरह अब निष्प्रयोज्य हो गए हैं, उन्हें अपना प्रयोग मालूम ही नहीं है कि हमारी क्षमता क्या है। इसीलिए नहीं, और तो इसमें एक चीज और भी है। अब मैं आपको बताऊं कि इस खुलासे का इंतजार तो बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं कि भाई बहुत हो गया। अब तो बीच में दो प्रवक्ता, दो तीन चार प्रवक्ता बैठे हुए थे शिव जी, उसमें दो प्रवक्ताओं की आपसी बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा यार ये नए अध्यक्ष का चुनाव कब होगा? तो दूसरे ने कहा पता नहीं भाई, कोई खबर तो है नहीं। करे करवाओ यार, नए अध्यक्ष का चुनाव होगा तो नई टीम बनेगी, प्रवक्तागिरी से मुक्ति मिलेगी, अब तो टीवी डिबेट पे जाना मुश्किल हो गया। तो ये हालत हो गई है कि अब प्रवक्ता भी डरने लग गए हैं कि अब टीवी डिबेट पर जाना मुश्किल हो गया है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो नई टीम बन जाएगी, हम लोग कोशिश नहीं करेंगे, नए अध्यक्ष बनेंगे तो नए प्रवक्ता लेके आएंगे, हम लोगों की जान छूटेगी। तो जो एक छवि बनी हुई ना, ज्ञानी प्रवक्ता, समझदार प्रवक्ता, पढ़े लिखे प्रवक्ता, कानूनी मामलों के जानकार प्रवक्ता, और ये तो बहुत पढ़ते हैं, ये तो बहुत अध्ययन करते हैं, ये तो बहुत जानकार हैं, ये तो बहुत ज्ञानी हैं, इनके शब्दों पर बहुत पकड़ है, वो सारी छवि तार-तार होने जा रही है, वो सारी छवि टूटती हुई नजर आ रही है। और कुछ प्रवक्ताओं और कुछ एंकरों की वजह से, एक दो एंकरों का जमीर जाग गया है, लेकिन अब ये एंकर, अब इन चैनलों के संपादक, अब इन चैनलों के गेस्ट कोऑर्डिनेटर अगर सही मायनों में स्वतंत्र और निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषकों या वरिष्ठ पत्रकारों को भी बुलाने लग जाए, तो टीवी की डिबेट्स में आपको स्वस्थ लोकतंत्र की तस्वीर नजर आएगी। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये देखते हैं। लेकिन फिलहाल हमें राहुल गांधी के इस बर्थडे गिफ्ट का इंतजार है, जो वो इस देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता को देने जा रहे हैं। चलिए, इंतजार हमें भी रहेगा 17 सितंबर का, और हम और संतोष पाठक जी बैठकर फिर उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन मैं राहुल को सलाह देता हूं, किसी का जन्मदिन मत बिगाड़ो, साल भर में आता है, किसी का जन्मदिन मत बिगाड़िए। लोग आपा खो बैठते हैं। मैं तो कल उन्हें देख रहा था जब उनके सामने से धनखड़ गुजर रहे थे, तो उनकी जो देखने की थ्योरी थी वो आप देखिए, किसी भी आदमी का हाल खराब हो जाएगा। और कल सब मिलने वालों में सिर्फ अमित शाह ने उन्हें मुस्कुराकर मिले हैं, बाकी ने देखना भी मुनासिब नहीं समझा कि कहीं कोई कैमरे में आ गए कि हम धनखड़ साहब की तरफ देख रहे थे या धनखड़ साहब की तरफ कहीं हाथ हिला रहे थे, और कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और साहब ने देख लिया, तो अगर सांसद है टिकट चली जाएगी, मंत्री है तो कुर्सी चली जाएगी। इस चक्कर में कल उनकी तरफ किसी ने नहीं देखा। वो तो वेंकैया नायडू जी को पता था हमारा तो कुछ होना नहीं है, तो वो उनसे मुस्कुराकर बातचीत करते रहे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तथ्य सबके सामने वीडियो फुटेज में है। और ताज्जुब देखिए, जिन चंद्रबाबू नायडू को मनाकर प्रधानमंत्री के दूसरी लाइन में ले जाना चाह रहे थे,
सिटिंग प्लान वाले का कितना अच्छा प्रोग्राम था कि उन्हीं चंद्रबाबू के बगल में ले जाके बेचारे को बिठा दिया कि देख लो, तुम्हारे साथ मदद करने वाले का ये हास्य होता है। चंद्रबाबू नायडू साहब, समर्थन वापस लेने से पहले सोच लेना, वरना ये जो यूट्यूब चैनल वाले नहीं है, सुबह से शाम तक आपकी, आपके बेटे की बैठक कराते रहते हैं, उठक-बैठक कराते रहते हैं, सरकार का इस्तीफा कराते रहते हैं। इनकी भी मैं हाल करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने लोकसभा में कुछ बिल पास करा दिए। मेरा मानना है कि अति मत करो, उतनी आग मत उगलिए जो आपके इस जिस्म को जलाकर राख कर दे। ये आग जो उगल रहे हैं, ये पूरे सिस्टम को गड़बड़ करेंगे, क्योंकि सरकार जब अपनी छवि बिगड़ती देखती है, तो सरकार सरकार होती है। सरकार कोई भी नियम कानून किसी भी तरीके का ला सकती है, कोई रोक नहीं पाएगा, और खास करके इस तरीके की सरकारों को जो अहंकारी सरकारें हों। मैं बहुत बढ़िया बात आपको बताना चाहता हूं, इसलिए जनता भी ऐसे लोगों का प्रश्रय कम दे, ऐसे लोगों को कम भाव दे। अगर जनता ने भाव देना बंद कर दिया तो सरकार फिर सबको छोड़ देगी कि जो चाहे वो करो। तो फिर हम और संतोष पाठक जैसी खबरें सच्चाई की आप तक पहुंच पाएंगी, वरना सबके मुंह पर लगाम एक और लगने वाली है। ये सोचो, समझो और ऐसे वीडियोस को आगे बढ़ाते रहिए। आप सबका आभार, धन्यवाद। संतोष पाठक जी का भी बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगा कि कल जगदीप धनखड़ साहब के साथ जिस तरह का व्यवहार तमाम लोग कर रहे थे, तो मुझे लाल कृष्ण आडवाणी जी की याद आ गई कि लाल कृष्ण आडवाणी जी 2014 के बाद सांसद तो बने थे, लेकिन सदन के यही हाल था। अंदर राजनाथ सिंह के अलावा कोई उनके पास नमस्ते करने नहीं जाता था। सत्तारूढ़ पार्टी से, विपक्ष की तरफ से मुलायम सिंह यादव, बड़े बड़े दिग्गज नेता, समाजवादी पार्टी के सांसद, बीजेपी की तरफ से भी एक सांसद थे, उनका नाम नहीं लूंगा, बीजेपी की तरफ से एक सांसद थे, जो मुलायम सिंह यादव और आडवाणी दोनों एक साथ अंदर एंटर कर रहे थे लोकसभा के अंदर। मैं बता रहा हूं आपको, एक साथ एंटर कर रहे थे। उन्होंने तुरंत, बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने तुरंत जाके मुलायम सिंह यादव के पैर छुए, लेकिन उनके साथ आने वाले यानी मुलायम सिंह यादव जिन आडवाणी जी का हाथ पकड़कर अंदर लेकर आ रहे थे, उनके बगल में थे। मुलायम सिंह यादव के पैर छू लिए, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी की तरफ देखना तक गवारा नहीं समझा भारतीय जनता पार्टी के सांसद। ऐसे कई सारे किस्से हैं, ऐसे कई सारे किस्से हैं। तो कल मुझे लगता है कि धनखड़ साहब दूसरे आडवाणी जी बनते हुए नजर आए, लेकिन धनखड़ साहब आडवाणी जी बनेंगे नहीं, वो बहुत जल्द आपको कुछ ना कुछ सक्रिय राजनीति में करते हुए नजर आएंगे। तो आपने जिस तरह से तथ्यों को दर्शकों के सामने रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम दर्शकों से कहूंगा, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फिलहाल मुझे और शिव कुमार मिश्रा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।